In the figure, P is the midpoint of EF and Q is the midpoint of DP. If EQ, when produced, meets DF at R, we need to prove that RD is equals to 1/3 of DF. देखो RD कौन सा है? RD है 1/3 of DF, मतलब हमें DF से इसका रेशो निकालना है. गिवन क्या है, पहले हम लोग वो लिख लेते हैं. सबसे पहले EP is equals to PF because P is the midpoint of EF. P is midpoint of EF. First thing, right? Second, Q is the midpoint of DP. Q is midpoint of DP. So मैं क्या लिख सकता हूं? DQ is equals to QP, right? अब हमने क्या करा, बाय कंस्ट्रक्शन PS ड्रॉ करा पैरेलल टू ER. ड्रॉ PS पैरेलल टू ER. अब PS को अगर मैं ER के पैरेलल ड्रॉ कर दूं तो एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है हमें छोटा सा. उस ट्राइंगल की हम लोग बात करेंगे. That is the triangle DPS, right? इस ट्राइंगल के अंदर Q इसके एक साइड का मिड पॉइंट है. PS के पैरेलल कौन हो जाएगा? QR. तो होना हो R जो होगा वो भी क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ DS. ठीक है. सो इन ट्राइंगल DPS, सबसे पहली बात, Q is midpoint of DP. Q is midpoint of DP. Second thing is QR is parallel to PS and QR is parallel to PS. So by midpoint theorem से क्या होगा कि R will be midpoint of DS. Hence DR is equals to RS by midpoint theorem. ठीक है. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और इसको 3 बोल दिया. तो फिलहाल के लिए हमें ये पता पड़ चुका है कि होना हो R जो है वो D और S के बिल्कुल बीच में आएगा, राइट? यहां पे मैंने एक नया पॉइंट S इंट्रोड्यूस करा हुआ है. S नहीं था तो S हमारा एक न्यू पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं था. अब हमें एक और ट्राइंगल मिल रहा है जिसमें भी हमें उसमें दो साइड्स, मतलब उसके साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होती हुई दिखाई दे रही है. देखो ट्राइंगल RE एंड F मिल रहा है ना, एक और ट्राइंगल. अब इस ट्राइंगल में आप नोटिस करो तो फिर से इस साइड ER के पैरेलल PS जा रहा है क्योंकि हमने ER के पैरेलल ही तो PS को बनाया था. सो यहां लिख देता हूं मैं इसका, इन ट्राइंगल EFR. तो पहली चीज, P is midpoint of EF and PS is parallel to ER, right? Easy. तो ऐसे में क्या होगा, फिर से बाय मिडपॉइंट थ्योरम RS is equals to क्या आ जाएगा? SF. कहां से? बाय मिडपॉइंट थ्योरम. आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से भी ये रिजल्ट निकाल सकते थे. तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको ये समझ में आएगा कि RS, SF और DR ये आपस में इक्वल हो गए. मतलब DR, RS और SF ये तीनों आपस में इक्वल हैं. सो फ्रॉम 3 and 4 मैं लिख सकता हूं कि दैट DR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SF, राइट? ये तीनों आपस में इक्वल है. आसान सी बात है. अब देखो प्रूफ क्या करना था कि DR इज 1/3 ऑफ DF. आसान सी बात है. ऑल्सो अगर मैं इन तीनों को x मान लूं, मतलब लेट DR इज इक्वल्स टू x, सो DF क्या हो जाएगा? DF हो जाएगा x प्लस x प्लस x. कैसे हुआ? बिकॉज DF इन 3 सेगमेंट से मिलकर बना है, दैट इज DR, RS एंड SF.
और तीनों ही आपस में इक्वल है। सो x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो df कितना हो गया 3x। इसको बोला इक्वेशन नंबर 5, इसको बोला इक्वेशन नंबर 6, इन दोनों का रेशियो ले लिया। सो 5/6 मतलब dr अपॉन df करा तो कितना आ गया x अपॉन 3x, x x कैंसिल, सो dr इज 1/3 ऑफ df, इजंट इट? आसान सी बात है। तो अब हमने यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाई है, तो आप चाहते तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी लगा सकते थे। कैसे? आपको बस ये बताना था कि डी क्यू अपॉन क्यू पी का रेशियो डी आर अपॉन आर एस के इक्वल होगा, और डी क्यू क्यू पी के इक्वल है तो डी आर भी आर एस के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने शॉर्ट करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं 10th के क्वेश्चन में 9th के थ्योरम्स। इजी। इन द गिवन फिगर DEFG is a square and angle BAC is 90 degree, prove that। तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये मेरा इस चैप्टर का, और यहां पे बहुत ही बेसिक चीजों से आप ये सारी चीजें प्रूव कर सकते हो। सबसे पहली चीज, यहां पे हमें एक स्क्वायर दे रखा है, GDEF इज ए स्क्वायर। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? किसकी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल दी एंगल्स आर 90 डिग्री, नॉट इवन इनसाइड। बाहर की तरफ भी अगर आप इसके एक्सटीरियर एंगल्स बनाओगे तो सारे एंगल्स क्या आएंगे 90 डिग्री आएंगे। आसान सी बात। अब हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है दैट ट्राइंगल ABC में यहां पे एंगल A जो है ये 90 डिग्री है। सो फर्स्ट थिंग, हमें AGF को सिमिलर प्रूफ करना है DBG के। सो फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल AGF एंड ट्राइंगल DBG। अब देखो आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, आपको जिन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना होता है ना, ऑब्वियस सी बात है कि उन दो ट्राइंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से ना आप ए को पिक करो, एंगल ए। अब इस एंगल ए को मैं बोल सकता हूं इस जगह पे एंगल GAF, राइट? GAF। तो एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? दिख रहा है ये 90 डिग्री। और यहां से देखो कि एंगल ए की पोजीशन में एंगल कौन सा है? एंगल डी, दैट इज 90 डिग्री, राइट? तो इसको अब मैं क्या बोल सकता हूं, डी को मैंने बीच में लिया, और जिस ऑर्डर में मैंने जी और एफ को लिखा है उसी ऑर्डर में मैं बी और जी को लिखने वाला हूं, दैट इज BDG, राइट? फिर से आप इस सिमिलैरिटी वाली कंडीशन को देखो, ये बोल रहा है कि AGF इज सिमिलर टू DBG, दैट मींस हो ना हो एंगल G एंगल B का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल F एंगल G का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब आप डायग्राम पे जाओ और आप नोटिस करो कि ये जो स्क्वायर है ऑब्वियसली इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और आपस में पैरेलल भी होंगी क्योंकि सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। इसी साइड को एक्सटेंड करके BC के ऊपर रखा गया, लाइक BC को DE को ही एक्सटेंड करके बनाया गया, तो हो ना हो ये BD वाला पार्ट भी इस पूरे GF के पैरेलल होगा। तो यहां से एंगल B और एंगल G क्या बन जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल AGF इज इक्वल्स टू एंगल GBD is equals to angle GBD. So these are corresponding angles और these are given equals to 90 degree. So क्या लग गया? By double A similarity criteria, triangle AGF is similar to triangle DBG. ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ट्राइंगल AGF को ट्राइंगल EFC के सिमिलर करना है। सेम ट्राइंगल AGF और सेकंड ट्राइंगल हमें उठाना है ट्राइंगल EFC एंड ट्राइंगल EFC। अब आपको ट्रिक यूज करनी है। कौन सी ट्रिक? ऑर्डर्स वाली। एंगल ए एंगल ई के प्लेस पे आएगा, मतलब हो ना हो एंगल ए एंगल ई का इक्वल एंगल है और आपको दिख भी रहा है ये भी 90 ये भी 90 है। सो मैं लिख सकता हूं यहां से एंगल GAF इज इक्वल टू एंगल FEC। सेकेंडली आप नोटिस करो कि एंगल G एंगल F के प्लेस पे लिखा जा रहा है, बट G और F के बीच में आपको रिलेशन कुछ पता नहीं पड़ेगा यहां से देख के, पर आपको ये दिख रहा होगा एंगल AFG और एंगल FCE ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल AFG इज इक्वल टू एंगल FCE, these are corresponding angles of two parallel lines and these are given equals to 90 degree each given। ठीक है, तो गिवन लिख सकते हो इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन। थोड़ा लिखने का तरीका सही रखना पड़ेगा सभी को। ठीक है, यहां पे भी मैंने इक्वल्स टू 90 डिग्री और आपको लिखना पड़ेगा गिवन, राइट? सो बाय अगेन डबल ए
सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल AGF इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFC। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 और ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। क्यों मैंने इनको इक्वेशन बोला है? थर्ड पार्ट करने के लिए। मुझे इस ट्राइंगल DBG को ट्राइंगल EFC के सिमिलर करना है, मतलब इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर। ऑब्वियसली ये दोनों ही इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के सिमिलर हैं, तो ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, तो हो ना हो फर्स्ट और थर्ड भी सिमिलर होंगे। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? दैट ट्राइंगल DBG इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFC। आसान सी बात है। फोर्थ पार्ट है दैट DE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू EC। तो DE का स्क्वायर देख रहे हो, DE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD टाइम्स EC। DE का स्क्वायर क्या बन रहा है? BD टाइम्स EC, राइट। सो अब ये जो मैंने लास्ट सिमिलैरिटी करी है ना इन दोनों ट्राइंगल्स में, इसमें और इसमें, इन दोनों के आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले लो। जैसे अब यहां से हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लेंगे, दैट इज DB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहां से बन जाएगी EF, और साथ ही साथ यहां से मैं DG लेने वाला हूं, DG की कॉरस्पॉन्डिंग साइड बन जाएगी EC। अब मैंने यही साइड्स क्यों चूज करी हैं? बिकॉज सबसे पहली बात तो मुझे एक DB दिख रहा है, एक EC दिख रहा है। अगर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपको DB इंटू EC दिख जाएगा। फिर मुझे दिख रहा है DE का स्क्वायर, EF, यस, मुझे DE का स्क्वायर दिख रहा है। तो आप नोटिस करो कि अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये बन रहा है DB टाइम्स EC इज इक्वल्स टू EF टाइम्स DG। अब ये EF DG ये सब क्या है? DG इसकी एक साइड है स्क्वायर की, EF क्या है? स्क्वायर की एक साइड है, और स्क्वायर की ही एक और साइड कौन सी है? DE। तो ये सब आपस में इक्वल है, तो हो ना हो EF को भी मैं क्या लिख सकता हूं? DE, और DG को भी मैं क्या लिख सकता हूं? DE। तो ये क्या बन गया? DB टाइम्स EC इज इक्वल्स टू DE का स्क्वायर। रीजन आप लोगों के आंखों के सामने है कि DG FE DE ये सब आपस में इक्वल है, तो मैंने बस इन दोनों को रिप्लेस कर दिया किससे? DE से। आसान सी बात। तो वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन फॉर दिस ईयर्स बोर्ड। अभी जो इसका फाइनल रिजल्ट आया ना, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सपोज करो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे नहीं दिया, मैंने आपको बोल दिया कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, राइट। और मैंने आपको एमसीक्यू में दे दिया सेम डायग्राम कि ये बीच में GDEF इज अ स्क्वायर एंड दैट एंगल इज 90 डिग्री। मतलब ऑल द कंडीशंस आर मेट, जो इस क्वेश्चन की कंडीशन थी। और मैंने बस एक चीज ऐड कर दी कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं कि यहां पे एक स्क्वायर है और इस ट्राइंगल में यहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर बन जाएगा ये साइड BD टाइम्स ये साइड EC। कहां से पता पड़ा मुझे? यहां से। तो इसको इस तरीके से आपको याद रखना है, इजी। आप इसको दिमाग में रखोगे इस फॉर्मूला को, तो आपका फायदा हो सकता है एमसीक्यूज में। बिना समय गवाए आप क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज तो ये आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और ये पूरी कैलकुलेशन करके यहां तक पहुंचने में आपको कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, उसके बेस पे एक स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिकली इस पोर्शन और इस पोर्शन का प्रोडक्ट स्क्वायर का एरिया निकाल के देगा। आसान सी बात है। तो स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा? 4 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी? यूनिट। इजी।